जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी शुरुआत में 7 चैप्टर तक के ऑब्जेक्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं। ये आज रहेगा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी खोज किसने की है, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य और इनके घटते क्रम में आवृत्ति, पूरा डिटेल में इस क्लास में हम करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्ट इसमें है वो तो आप सीखोगे ही सही, साथ में और भी ऑब्जेक्ट इसमें जैसे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो भी आप कंप्लीट करने वाले हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तरंगों को अगर हम दो भाग में बांट दें तो दो प्रकार की तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तरंग होती क्या है। तो तरंग माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या डिस्टरबेंस है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे ये माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या डिस्टरबेंस है जिसके माध्यम से संचरण किसका होता है, ऊर्जा का। मतलब माध्यम के कण तो वहीं पे रहते हैं, इसके द्वारा आगे क्या बढ़ती है, ऊर्जा। तो तरंग के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। फिर तरंगों को दो भाग में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है यांत्रिक तरंगे। जैसे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे अगर उसको वायु जो है कि माध्यम होता है, अगर वायु हटा दी जाए, माध्यम हटा दिया जाए वहां पे, तो ध्वनि सुनाई नहीं देती, कि ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। इसलिए ध्वनि कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, वैक्यूम, है ना। निर्वात मतलब वहां पे कोई अगर माध्यम भी नहीं हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उसमें गमन कर सकती है। और ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है आर्टिफिशियल तरंगे है। इनकी जो प्रायोगिक पुष्टि की है वो हर्ट्ज ने की है, परंतु इसकी खोज के बारे में जो बात करें हम तो मैक्सवेल का नाम आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है तो याद रखना है त्वरित आवेशों से। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, त्वरित आवेशों से। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है। मतलब जो हमने बात करी विद्युत चुंबकीय तरंगे की, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय किरणें कौन सी नहीं है। तो इनमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें। इनमें से कौन सी किरणें हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। तो देखते हैं हम, 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, गाय परदेसी, गाय परदेसी, असुर। तो यहां पे गा से हो जाएगा गामा किरणें, गामा किरणें। और ए से हो जाएगा एक्स किरणें। और यहां पे पर से हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। और देसी से यहां पे हो जाएगा दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। और आ से हो जाएगा अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें।
और रा से हो जाएगा रेडियो किरणें, रेडियो तरंगे। तो ये इस प्रकार से टोटल 7 तरंगे होती है, जो कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है। सबसे पहले कौन सी है, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश और आवृत्त किरणें, रेडियो तरंगे। इस ट्रिक से आप सातों को याद रख सकते हो। और इसमें ध्यान रखना आपको, ये जो इधर के तरफ जो तरंगे बढ़ रही है, ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्घ्य। इधर तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है और इधर आवृत्ति और ऊर्जा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है। तो याद रखना, सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंग होगी इनमें, वो कौन सी होगी, आप इसमें देख के बता सकते हो कौन सी होगी, गामा किरणें। और सबसे कम आवृत्ति वाली कौन सी होगी, रेडियो तरंगे। और तरंग दैर्घ्य के आधार पे अगर हम बात करें, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, तो होगा रेडियो तरंग का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, गामा तरंग का। पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली तरंग कौन सी है, तो वो याद रखना है आपको, कौन सी, गामा किरणें। और इनकी खोज पे भी क्वेश्चन आते हैं। गामा किरण की अगर हम खोज की बात करें तो नाम आता है वैज्ञानिक का पॉल विलार्ड। और एक्स किरणें की खोज की है रोंटजन ने। पराबैंगनी किरणें की खोज की है वैज्ञानिक जिसका नाम है रीटर। और दृश्य प्रकाश की जो खोज की है, कई बार नाम आया है इस वैज्ञानिक का, न्यूटन। आवृत्त किरणों की खोज की है हर्ट्ज ने। और सूक्ष्म तरंगों की खोज की है हर्सेल। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियो तरंग की खोज, तो रेडियो तरंग की खोज की है किसने, मार्कोनी ने। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। गामा किरण की खोज की है किसने, पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण की खोज की है रोंटजन ने। और पराबैंगनी किरणों की खोज की है रीटर ने। दृश्य प्रकाश की किसने की है, न्यूटन ने। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस पर आधारित अब कई क्वेश्चन बन सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि। तो ध्यान रखना, प्रायोगिक पुष्टि किसने की है, हर्ट्ज ने। परंतु अगर खोज पूछे तो उसमें नाम आएगा किसका, मैक्सवेल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है, याद रखना आपको, C बराबर 1/रूट में म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो जो ओजोन मंडल है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन मंडल अवशोषित करता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है, तो उसके संचरण की दिशा क्या होगी। क्या है, विद्युत वेक्टर किस दिशा में है, x दिशा में। और चुंबकीय वेक्टर किस दिशा में है, y दिशा में। तो ध्यान रखना, जो तरंग संचरण की दिशा होगी वो क्या होगी, वो z होगी, z दिशा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, z दिशा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है k बराबर 2 पाई बटे में लैम्बडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध क्या है।
तो यहाँ पे ये फार्मूला याद रखना है आपको, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बी बराबर ई बटे में सी। और ये कई तरह से पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ई यहीं पे रहेगा, सी का गुना इधर जाके हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर बी इंटू सी, या फिर सी बराबर ई बटे में बी। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी। तो कौन सा दिया ऑप्शन में, ये बी बराबर क्या है, ई बटे में सी, जहां पे बी तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, और सी क्या है प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे तरंगे होती है, तो ध्यान रखना ये कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं कि जब माध्यम के कण, जैसे यहाँ पे ये तरंग आगे बढ़, ये तरंग संचरण की दिशा है, और जो माध्यम के कण है ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर गति कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे। और जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करे, कहने का मतलब जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में अगर माध्यम के कण कंपन करते हैं तो वो तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे। और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर गति करते हैं तो वो तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती है। इस तरह से एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती है कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दृश्य प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसका मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम या मीटर। आयाम का भी मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम या मीटर। रोगों के कीटाणुओं को मारने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी किरणों का, पराबैंगनी किरणों, जिसकी खोज किसने की है, रिटर ने। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास क्या है, तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर से 800 सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे आप बता सकते हो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। तो पहले कौन सी आती है, गामा, दूसरे नंबर पे एक्स, तीसरे नंबर पे पराबैंगनी, चौथे नंबर पे दृश्य, और पांचवें नंबर पे अवरक्त, और छठे नंबर पे सूक्ष्म, जिसको माइक्रोवेव भी बोला जाता है। छठे नंबर पे रेडियो तरंगे। तो ये जो क्रम है ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, और ये जो क्रम है इधर की तरफ ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, गामा किरणों की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो तरंग की। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है रेडियो तरंग का, और सबसे कम किसका है, गामा का। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक आवृत्ति का हमसे पूछा था तो क्या जाएगा इसमें, गामा।
वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है कहलाती है रेडियो तरंगे। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज कोटि की होती है। प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यह है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज की है वो किसने की है? मैक्सवेल ने ही की है। अवरक्त तरंगों की विकिरण का जो प्रयोग किया जाता है वो अंधेरे में फोटोग्राफी में किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण की अगर हम बात करें तो ये कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य परास होती है वो होती है क्या? ये यहाँ पे पावर में है ना, 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर, तो ये ध्यान रखना है। रेडियो तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथ के लिए उपयोग की जाती है। दृश्य प्रकाश किरणों में तरंगदैर्घ्य की कोटि 10⁻⁶। क्या याद रखना है इसमें? 10⁻⁶ मीटर। और दृश्य प्रकाश की जो खोज की है वो की है न्यूटन ने। और गामा किरणें, ये एक हेनरी बेकेरेल भी नाम आता है और एक पॉल विलार्ड भी, तो ये नाम याद रखने हैं दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? तो इसका आंसर आएगा हाँ। विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का ही स्रोत है। विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा जो उत्पन्न होती है, इसके लिए आपको यह उत्तर याद रखना है इसका। देखो, समय परिवर्तन विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। तो वहां पे क्या पूछा गया था? विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन धारा किसको कहते हैं? समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की है? तो इसमें नाम आएगा किसका? मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र लिखिए। तो C बराबर 1/रूट में म्यू नोट इनटू एप्सिलॉन नोट। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो यह है 10⁻⁻3। इसका जो परास है, अभी जो आया था इसमें सही जोड़ी में अपन ने देखा था, क्या था? अच्छा, ये सूक्ष्म तरंगों के लिए है। तो दृश्य तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य परास याद रखना है आपको। कहां गया क्वेश्चन? ये याद रखना है, एंगस्ट्रॉम में याद रख लेना इसको आप। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? दूर संचार के लिए ध्यान रखना, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंग।
सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास ये होता है 10 की घात -3 मीटर से 0.3 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? मैक्सवेल। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है? तो इसका आंसर आएगा नहीं होती है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये अनावेशित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसके लिए आपको वही ट्रिक याद रखनी है जिससे हम लिख चुके हैं पहले भी। क्या है? गाय परदेसी असुर। तो ये क्रम तो होगा इनका तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, और ये क्रम होगा कौन सा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। आवृत्ति का बढ़ते क्रम कौन सा होगा? इधर से, क्योंकि आवृत्ति इधर बढ़ रही है। सबसे पहले आएगी क्या? रेडियो तरंग, फिर आएगी सूक्ष्म तरंग, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। तो उसमें बिल्कुल ये इधर से लिखना है, पहले गामा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, और फिर अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, और फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो यह है असत्य। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की है, यह भी गलत है, क्योंकि वे इसकी जो रिटर ने खोज की है वो तो पराबैंगनी किरणों की है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता, गर्मी महसूस होती है, असत्य है ये। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा समय परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। तो ये असत्य है ये भी। विस्थापन धारा जो होती है वो समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। तो ये असत्य है ये भी, क्योंकि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, और ऐसा नहीं है कि किसी अन्य माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, उसमें भी गमन कर सकती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में तो गमन कर ही सकती है, साथ में अन्य माध्यम में भी गमन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये निर्वात में ही गमन कर सकती है, बाकी माध्यम में गमन नहीं कर सकती, है ना। ध्यान रखना है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, और जो ध्वनि तरंग होती है या फिर जो यांत्रिक तरंगे होती है वो केवल किसी माध्यम में ही गति करेगी। अगर उसको माध्यम नहीं मिलेगा तो वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकती, उनका संचरण नहीं हो सकता है। तो ये आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है ऑप्टिक्स पर आधारित, जिसमें हम प्रकाश पर आधारित, दर्पण पर आधारित, लेंस पर आधारित, इन पर आधारित बनने वाले पूरे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।